क्या पढ़ना है इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे पढ़ना है। वंस यू नो कैसे पढ़ना है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हो। कैसे पढ़ना है उसके लिए मेरे पास 3 टूल्स होते हैं मैं जो मेरे एक्सपीरियंस से धीरे धीरे डेवलप हुआ है। एंड द फर्स्ट टूल इज कि आप क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। क्या आप उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं कहता हूं कि एक आपके पास सर्किट्स है जिसमें रेसिस्टेंस को हटा के कैपेसिटेंस लगा दिया, कैपेसिटेंस को हटा के इंडक्टेंस लगा दिया, इंडक्टेंस को हटा के यदि मैं इसमें डायोड जोड़ दूं, तो क्या जो आपने सेट ऑफ रूल पढ़ा है उसमें क्या थोड़ा सा ट्यूनिंग या कुछ एक खास चेंजिंग के साथ में इस सर्किट को सॉल्व कर पाओगे? यदि आंसर यस है, मतलब आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, और ये पूरे सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बना देता है। एंड द सेकेंड टूल इज कि क्या आपका साइकोलॉजी अब वहां तक डेवलप हो चुका है जो फियर को सेलिब्रेशन में टर्न कर दे, या अभी भी वो ट्रैप है बचपन के उन यादों में जब हमें दही खिला करके एग्जाम देने भेजा जाता था और एग्जाम से एक फियर डेवलप हो चुका है। जिस दिन आप एग्जाम को फियर नहीं एक सेलिब्रेशन में टर्न कर लेंगे, एक्सेल कर सकते हैं। एंड द थर्ड टूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज गोइंग थ्रू ट्रिपल डी प्रोसेस। ट्रिपल डी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट डी इज डिबेट। आप किसी भी टॉपिक को खूब सारे डिबेट करो, आपको बहुत सारे उसके इनसाइड्स पॉइंट्स और प्रो और कॉन्स बहुत सारी चीज मिल जाएंगे। देन डिस्कस विद सम एक्सपर्ट, वो आपको उसमें बहुत सारे चीज एक सॉलिड ग्राउंड प्रोवाइड कर देगा जब आप एक एक्सपर्ट से डिस्कस करते हो। एंड देन डिस्कवर। सो इन तीनों टूल्स को लेके आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हो। हाय, दिस इज एसबी पटेल, और मैंने इन्हीं 3 टूल की वजह से अपने आप को इवॉल्व कर पाया हूँ फ्रॉम अ simple student to a scientist to a assistant engineer to a trainer or teacher. Okay, and now I want to instill these tools जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस और वो साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकता है इनटू लार्जर ऑडियंस। तो अभी मैंने इंट्रो में जो आपको बताया कि किसी भी चीज को कैसे पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट किया है, और इस टॉपिक को मैं जो नेटवर्क एंड सर्किट है उसको सिलेक्ट किया है, और इसमें मैं बहुत ही एक यूनिक अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल आपको एक तरह से, देखो, मिठाई देखते ही मुंह में जैसे पानी आता है ना, न्यूमेरिकल देखते वैसे आना चाहिए। वो चीज आपका वहां तक पहुंचाने के लिए मैंने पूरा कोर्स स्ट्रक्चर को ये डिसाइड किया है, और आपको मैं अभी वो चीज जस्टिफाई करके भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। यदि आपने पकड़ लिया तो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप बना सकते हो। ठीक है, सो ये टॉपिक जब भी देखोगे, नेटवर्क जो है, नेटवर्क सेलेक्ट करने का मेरे मकसद भी ये है क्योंकि ये फाउंडेशन है सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, और ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम को उठा लो, उसमें 15 to 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो नेटवर्क से जरूर होते हैं। थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है, टाइम टेकिंग होता है, सब चीज होता है, और ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में जो भी आपने मतलब जिसमें भी नेटवर्क शामिल है, ये सिलेबस होता है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से हम 5 पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक डीसी एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस, साइनोसॉइडल, फ्रीक्वेंसी और मिसलेनियस। ठीक है, इन 5 पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरा चीज सॉल्व हो जाएगा, मतलब पूरे सिलेबस कवर हो जाएगा। जिसमें से यदि आपने डीसी एनालिसिस को बढ़िया से पढ़ लिया तो नेटवर्क का 90% प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि सारे थ्योरम, सारे कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो कहीं ना कहीं यहीं पे पूरा मतलब बनाया जाता है। ठीक है, ओके, सो जैसा मैंने कहा था, एक छोटे से एग्जांपल को मैं कंसीडर करता हूं। जैसे यहाँ पे आप एक बास्केट देख रहे होगे, इस बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स है, ये बनाना है, केला है, और बेरी और ऑरेंज, बहुत सारी चीज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और यदि मैं आपसे पूछता हूं कि यदि इन सारे फलों को एक जगह एक बास्केट में रख दिया गया है, तो क्या केला का बिहेवियर चेंज हो जाएगा? क्या ग्रेप्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि ये केला के साथ में है तो वो थोड़ा सा उसका स्वाद बदल जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। हर एक जो फ्रूट्स है वो अपने बिहेवियर को क्या रखेगा, रिटेन रखेगा। केला केला की तरह ही स्वाद हमेशा देगा। आपको यदि मैं जंगल में रख दूं तो आप पेड़ जैसा बिहेव नहीं करना शुरू कर दोगे, और पेड़ यदि यहां पे आ जाए तो ऐसा नहीं कि ह्यूमन की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। इसी सेम छोटे से कॉन्सेप्ट को पे बिल्ड करके हम एक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सर्किट मैंने एग्जांपल के लिए आपका लिया है। यदि सर्किट को देखो तो पहले आपको डर लगेगा, और इसमें तो बहुत सारी चीजें, ऑप एम्प है, बीजेटी है, ये है, सारी चीजें। लेकिन यदि मैं कहूं कि इस सर्किट को देखो, और वो जो अभी मैंने आपको कहा उसी सेम छोटे से कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करके हम सारे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स में। ओके, सो यहाँ पे यदि मैं कहता हूं कि अच्छा ये सर्किट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है,
लेकिन क्या इसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? आंसर इज यस। ये एक ऑप एम्प्स आपको दिख रहा होगा, एक बीजेटी दिख रहा होगा, एक आपके पास में जेनर डायोड दिख रहा होगा, कुछ रेसिस्टेंसेस दिख रहे होंगे, कहीं पे एक वोल्टेज यहाँ पे लगाया गया, तो यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करने का मतलब वोल्टेज सोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस सर्किट को ब्रेक करने की कोशिश करूं तो इसमें ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सारे कंपोनेंट्स ये लगे हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। एंड वंस यू नो द बिहेवियर ऑफ इच एंड एवरी एलिमेंट्स, तो जैसा मैंने कहा कि वहां पे हर एक फ्रूट्स का अपना स्वाद नहीं बदल जाएगा, ये जो अपना बिहेवियर रहेगा ये इस सर्किट में रिटेन करके रखेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। तो एक बार आपको बस ये जानना है कि रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। और जब भी हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इन जनरल किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की बात करते हैं, उसके कैरेक्टर की बात करते हैं, उसके बिहेवियर की बात करते हैं, तो हम उसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है, जो टर्मिनल पे जो करंट फ्लो हो रही है, हम इसी के बारे में बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके V और I के बीच में रिलेशन कैसा है, ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसका जो ये ग्राफ है ये डिटरमाइन करता है उसके बिहेवियर को। जब भी हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे वहां पे हमने फ्रूट्स के बारे में कलर, शेप और स्वाद, बहुत सारी चीज हो सकता है, वहां पे V और I है, ठीक है। सो जिस सर्किट को हमने अभी एग्जांपल के तौर पे लिया है, मैं छोटा छोटा चीज आपको यहां पे समझा देता हूं और उसको ध्यान में रखना है, उतना ही से आपका ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यदि मैं ऑप एम्प की बात करूं कि ऑप एम्प में बिहेवियर क्या होता है, ऑप एम्प के बिहेवियर को यदि मैं समराइज करने की कोशिश करूं ये कैसे बिहेव करता है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि जैसे इसमें दो टर्मिनल है, एक इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, इसको नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। पॉजिटिव मतलब सेम सेंस में रहता है। अब कहीं ना कहीं जो इसका आउटपुट है वो यहां से फीड होकर नेगेटिव पे बना हुआ है, तो ये पहला चीज ये कह रहा है कि मैं नेगेटिव फीडबैक में हूं। और नेगेटिव फीडबैक में जो ऑप एम्प का बिहेवियर, एक्चुअली ऑप एम्प तीन तरह से बिहेव करता है, नेगेटिव फीडबैक में, ओपन लूप में, पॉजिटिव फीडबैक में डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। सो यहां नेगेटिव फीडबैक है, तो सिर्फ नेगेटिव फीडबैक के बिहेवियर को मैं बता देता हूं। और जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली तीनों चीज का पढ़ेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जस्ट यूनिक तरीके से, जैसा मैंने कहा कि हर का बिहेवियर मालूम है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक में ये कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो ये टर्मिनल का पोटेंशियल है, जो ये टर्मिनल का पोटेंशियल है, मैं दोनों के पोटेंशियल को बराबर रख देता हूं। मतलब इसको यदि मैं V प्लस कह दूं और इसको मैं V माइनस कह दूं, तो ये कहता है कि नेगेटिव फीडबैक के समय में जो भी पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल होगा और जो भी नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। इसको आप एक नाम दे सकते हो वर्चुअल कॉन्सेप्ट। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल शॉर्ट यहां पे हमने किया है, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि मैं अपने टर्मिनल में कोई भी करंट पास होने नहीं देता हूं। ये हाई इंपेडेंस का, हाई इनपुट इंपेडेंस का एक तरह से डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। तो यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इस पे भी देखे तो जीरो करंट फ्लो होगी और इस पे भी देखे तो जीरो करंट फ्लो होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये हमारे ऑप एम्प का बिहेवियर हो गया। सिमिलरली यदि मैं कहूं कि इसका बिहेवियर क्या है, ये जेनर डायोड है, और जेनर डायोड का यदि मैं उसी तरह से बिहेवियर को एक जगह समराइज करने की कोशिश करूं तो सिंपली काम कहता है कि यदि आपने मुझे रिवर्स बायस मोड में रख दिया, मतलब यहां पे जो भी वोल्टेज है ये V, यदि ये V रिवर्स बायस मोड में है, रिवर्स बायस मोड में यदि ये वोल्टेज हमें आपने प्रोवाइड किया, जैसा कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा कि यहां से करंट का सेंस ऐसा है, तो रिवर्स बायस मोड में है। तो रिवर्स बायस मोड में मैं एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है ना, वो कहता है कि मैं यहां पे एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करूंगा और इसका वैल्यू VZ के बराबर रख दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि जो वोल्टेज मुझे रिवर्स बायस कर रहा है, जो कि यहां पे V है, दिस शुड बी। तो इसलिए एक कंडीशन है, जैसे यहां पे नेगेटिव फीडबैक के समय में एक कंडीशन था, उसी तरह से इसका है कि यदि ये जो V अप्लाई किया गया है वो ग्रेटर देन जो भी इसका जेनर का वोल्टेज है वो बड़ा है, तो मैं एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करूंगा, दैट्स ऑल, ठीक है। उसी तरह से यदि मैं कहता हूं कि यहां पे इसका बिहेवियर कैसा है, यदि मैं सेम तरीके से आपसे ये कहूं कि अच्छा बताओ कि अब इसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। सो आपको पता होगा कि जो बीजेटी होता है वो क्या कहता है। बीजेटी कहता है कि देखो कि मेरे पास तीन टर्मिनल होते हैं, यहां को, इसको मैं बेस कहता हूं, इसको मैं एमीटर कहता हूं और इसको मैं कलेक्टर कहता हूं। और एमीटर से जो करंट यहां पे फ्लो होती है उसे IE कहते हैं, जो बेस में करंट जाएगी उसे I बेस कहते हैं, और जो कलेक्टर से करंट यहां पे एंटर करेगी उसे IC कहते हैं, ठीक है। कलेक्टर करंट, एमीटर करंट और बेस करंट। बेस करंट बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, और ये सब जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है। तो नो डाउट कि ये एक तरह से जंक्शन की तरह काम करेगा, तो जितनी करंट उसमें इन हुई है उतनी बाहर जाएगी, मतलब IB और IC IE के बराबर होगा। लेकिन हम इस IE को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं IC के बराबर में, यदि हम मिली एम्पियर से ऊपर में करंट की बात कर रहे हैं, मिली एम्पियर के टर्म्स में करंट की बात करें तो ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वोल्टेज है VCE, वो VCE का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है कि इससे ऊपर होना चाहिए, तो ऐसा होगा 0.2 से ऊपर हमारे पास होना चाहिए। ये इसका बिहेवियर हो गया। सिमिलरली अब आपके पास में एक बिहेवियर आपका जो बचा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस का बिहेवियर कैसा होता है। सो रेसिस्टेंस सिंपली कहता है कि देखो मैं कुछ नहीं जानता, यदि मेरे थ्रू कोई करंट फ्लो होती है तो मैं अपने क्रॉस में वोल्टेज को I टाइम्स ऑफ R के बराबर लिख देता हूं, या मेरे पास वोल्टेज मालूम है तो मैं I को V बाई R रख देता हूं, दैट्स ऑल। V प्रोपोर्शनल टू I मेरा होता है, दैट्स ऑल। ये रेसिस्टेंस कहता है। वोल्टेज सोर्स क्या कहता है, वोल्टेज सोर्स कहता है कि यदि
यदि वोल्टेज सोर्स सिंपली ये कहता है कि मैं वोल्टेज को मेंटेन रखूंगा, ठीक है, वोल्टेज सोर्स कहीं पे भी देखोगे तो वोल्टेज सोर्स कहेगा कि एक्सटर्नल सर्किट से मुझे, एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो भी सर्किट मुझे करंट दे दे या ले ले, मैं यहाँ पे वोल्टेज यदि मैंने 10 वोल्ट कह दिया या 15 वोल्ट सपोज ही कह दिया, तो मैं 15 वोल्ट यहाँ पे मेंटेन करूंगा, दैट्स ऑल। तो अभी मैंने हर एक एलिमेंट का आपको क्या बता दिया, बिहेवियर बता दिया। इतना ही पढ़ने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको देखो यहां से आइडिया लग रहा होगा कि एक बार नेटवर्क यदि बढ़िया से पढ़ लेते हो तो नेटवर्क के बाद एनालॉग और आगे मशीन्स और सारे चीज कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट सर्किट, हमारा नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ही आ जाता है, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलमोस्ट सारे, बहुत सारे सब्जेक्ट, 80% ऑफ द सिलेबस जो होता है वो यहीं से होता है, इसलिए यूनिक अप्रोच हमें समझ में आना चाहिए। तो अभी हमने बिहेवियर देख लिया, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आप बहुत ही इजिली इसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है, कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो वोल्टेज अभी यदि आप देखोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप यहां पे नहीं होगा, यहां पे 0 वोल्ट होगा, क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो हो ही नहीं सकती। ये करंट फ्लो होने के लिए इसमें क्या चाहिए, ये करंट अभी के लिए, ये करंट फ्लो होने के लिए इसमें ये 0 हो जाएगा, ये पाथ पूरा होना चाहिए, इधर करंट जा नहीं सकती, तो ये 0 होगा। तो ये भी जो हो जाएगा वो डेफिनेटली 15 वोल्ट ही हो जाएगा जो यहां का है। तो क्या जो जेनर का है उससे 6 वोल्ट से वो बड़ा है? यस, ये जो 15 वोल्ट है ये डेफिनेटली जेनर से बड़ा है। तो हम यहां पे एक कंक्लूजन पे आ गए कि ये तो ऑन है, ठीक है, ये ऑन है, तो हम इसे यहां पे सिंपली क्या करेंगे, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे जो कि ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। पहले हमने चेक कर लिया कि क्या वो रिवर्स बायस में है, आंसर आया यस, तो हम यहां पे एक वोल्टेज सोर्स से इसको रिप्लेस कर दिए एंड दिस वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 6 वोल्ट। सो जेनर जो है 6 वोल्ट यहां पे आ गया। चलो ठीक है, एक काम हो गया। यदि ऐसा हुआ तो दूसरा चीज हमें यहां पे बहुत ही परफेक्शन के साथ पता है कि यदि ये 0 वोल्ट पे है, ये 6 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है, तो ये जो पोटेंशियल यहां पे हो जाएगा ये 6 वोल्ट का हो जाएगा। अभी ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है तो इसको भी 6 वोल्ट का होना पड़ेगा। यदि ये 6 वोल्ट का है तो ये भी आपके पास में 6 वोल्ट का होना पड़ेगा, और ये 0 वोल्ट का है तो इसीलिए ये कहेगा, रेसिस्टेंस कहेगा कि देखो मैं तो बहुत ही सिंपल आइडिया को फॉलो करता हूं, यहां जो करंट अब फ्लो होगी वो करंट डेफिनेटली जो मेरे क्रॉस में वोल्टेज है अपॉन 24, मतलब 6 वोल्ट अपॉन 24 किलो ओम, मैं इतना रखूंगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 6 से 1/4 हो जाएगा, तो इसको 1/4 और किलो है तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा, तो 1/4 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगी, ये रेसिस्टेंस कहेगा। अब यदि मैं यहां पे इस सर्किट को देखूं, क्या इधर से करंट फ्लो हो सकती है? नहीं, यहां से 0 एम्पियर करंट फ्लो हो सकती है, और यहां पे 1/4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। सो डेफिनेटली इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, ये भी 1/4 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। ऐसा है तो रेसिस्टेंस अपने एक्शन में आएगा और वो कहेगा कि मेरे थ्रू 1/4 मिली एम्पियर, तो मैं यहां पे एक डेफिनेटली वोल्टेज डिफरेंस को रखूंगा, और ये जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो 12 किलो ओम इंटू 1/4, मतलब 12 किलो और 1/4 इंटू 1/4 मिली। सो ये हमारे पास वोल्टेज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। सो 3 मिली और किलो खत्म हो गया, 3 वोल्ट हो गया। सो 3 वोल्ट यहां पे हो गया। अब बताओ, ये 6 वोल्ट है और यहां पे 3 वोल्ट इंक्रीज हो गया है, सो डेफिनेटली ये जो हो जाएगा वो 6 + 3 इज इक्वल टू 9 वोल्ट हो जाएगा, और ये ग्राउंड है तो वी आउटपुट आपके पास में 9 वोल्ट हो जाएगा। देखो आपने कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया कि 9 वोल्ट होगा, है ना। किस लिए, कैसे सॉल्व कर दिया, जस्ट ऐसे सॉल्व कर दिया कि यहां पे हमने हर एक का बिहेवियर मालूम है। ये सिंपल अप्रोच होता है, आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो यदि आपके पास में वो बेसिक बिहेवियर मालूम है। चलो अब हम मेरा पैटर्न क्या होता है, कभी भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो थोड़ा सा डीप डाइव करो, थोड़ा सा सोचो कि ये सर्किट बिहेव कैसे कर रहा है, ओवरऑल ये बिहेवियर इसका कैसा है, क्या है, इस सर्किट का नाम क्या दे सकते हैं, ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब सेंट्रल आइडिया तो आपके पास हो गया कि सेंट्रल आइडिया हर एक जो भी हमारे पास कंपोनेंट है उसका क्या होना चाहिए, उसका बिहेवियर मालूम होना चाहिए। अब हम उसमें थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मैंने इस 15 वोल्ट को बढ़ा के और लेट्स से 18 वोल्ट कर दिया, ठीक है, 15 वोल्ट को बढ़ा के और 18 वोल्ट कर दिया, तो क्या ये जो 6 वोल्ट है ये चेंज होगा? आंसर इज नो, ये 6 वोल्ट चेंज नहीं होगा, तो यहां पे हम इसके बिहेवियर को डेफिनेटली 6 वोल्ट, ये यदि चेंज नहीं हुआ तो ये 6 वोल्ट रहेगा। यदि ये 6 वोल्ट है तो ये पोर्शन भी हमारे पास में 6 वोल्ट होगा, तो ये भी हमारे पास में 6 वोल्ट होगा, ये 6 वोल्ट होगा तो ये भी 6 वोल्ट होगा, यहां पे 1/4 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगी, यहां पे फिर 3 वोल्ट होगा, जो पहले वाला कैलकुलेशन है स्टिल चल रहा है, ये 9 वोल्ट होगा, और ये आउटपुट 9 वोल्ट का होगा ही होगा। एक अच्छी सी खबर क्या हमें दिख रही है कि मैं 15 वोल्ट से यदि 18 वोल्ट करता हूं तब भी आउटपुट हमारे पास में 9 वोल्ट ही है। क्या मैं इस पूरे डब्बा को एक वोल्टेज रेगुलेटर कह सकता हूं कि उधर आप वोल्टेज चेंज भी हुआ तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा? ये वोल्टेज रेगुलेटर का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओवरऑल यदि कोई कहता है कि इस सर्किट को क्या नाम दूं, तो मैं इस पूरे सर्किट को एक साथ ये नाम दे सकता हूं कि ये जो पूरा सर्किट है हमारे पास में वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है जो आउटपुट में वोल्टेज को मेंटेन रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट वेरिएशन। यदि मैं इसको सीधे इनपुट कह देता हूं, इनपुट वेरिएशन, हाँ, लेकिन स्टिल हमें कोई चीज यहां पे थोड़ा, क्योंकि देखो अब आप आपके पास में दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है, मैं मान लिया कि यहाँ पे इनपुट के वैल्यू को चेंज करोगे तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, ये आउटपुट हमारे पास में क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा। यदि मैं यहाँ पे इस v इनपुट को वेरी करता हूं, लेकिन उसका तो लिमिट होगा ना,
कहां से कहां तक वैरी करेंगे तो ये चीज कांस्टेंट रहेगा। यस, मतलब ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज को इस तरह से पढ़ते हैं ना, तभी हमारे पास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जब चीजें सीखोगे तो आपके पास में खुद क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सेटर एक क्वेश्चन बना सकता है ना, वो आपको पहले से आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके एनालिसिस में ही चीजें छुपा हुआ है। मैंने कहा था कि ये 6 वोल्ट तक तभी रहेगा जब वीजेड से बड़ा हो, मतलब यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज यदि 6 वोल्ट से बड़ा नहीं हुआ तो ये ऑन नहीं होगा और ये सारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे कम से कम तो 6 वोल्ट से ऊपर चाहिए, तो मिनिमम लिमिट तो हमें दिख रहा है। अब मैक्सिमम लिमिट पे क्या ख्याल है? सो यहाँ पे दो चीज प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को जैसे 18 कर दिए, 20 कर दिए, 25 कर दिए। एक तो पहला चीज कि यहां से जो करंट अब फ्लो होगी वो यहां नहीं जा रही है, तो यहां पे जाएगी, जेनर से जाएगी। मतलब आईजेड करंट अब आपको यहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, और आईजेड करंट दिखना शुरू हो जाएगा तो इसमें पावर डिसिपेशन दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें पावर लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, और ये लॉस जो होगा वो कहीं ना कहीं हीट के फॉर्मेट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये हीट के फॉर्मेट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा, क्या यहां पे करंट नहीं फ्लो होगी? आंसर इज यस, क्योंकि जब ये 9 वोल्ट पे आ गया है तो यहां से करंट जो फ्लो हो रही है और यहां से जो करंट फ्लो हो रही है, जो कि यहां पे तो 1/4 मिली एम्पियर हमें दिख ही रहा है, एक यदि यहां पे आप देखोगे तो 9 वोल्ट और 12 किलो ओम, सो डेफिनेटली यहां पे 9/12 मिली एम्पियर यहां पे करंट फ्लो होगी, जिसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 और 4, 3/4 मिली एम्पियर यहां से करंट फ्लो हो रही है। सो डेफिनेटली ये दोनों करंट यहां से आएंगे। सो 3/4 एंड 1/4 मिलके 4/4, मतलब 1 मिली एम्पियर करंट यहां पे फ्लो हो रही है, और वो बीजेटी से फ्लो हो रही है। सो यहां पर भी 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, नो डाउट इन इट। और ये 1 मिली एम्पियर करंट जो है वो कहीं ना कहीं अगेन इस में पावर लॉस का काम करेगा। ये जो VCE है, जिसका वैल्यू कितना लिख सकते हो? अभी यदि 15 है और ये 9 है, तो 15 माइनस 9 कितना हो गया? 6 इंटू इतना। ये जो इसका क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे पावर डेसिपेशन अक्रॉस द ट्रांजिस्टर Q1 सोन इन द फिगर, ये 15 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9, और 15 माइनस 9 हो जाएगा 6 वोल्ट, और यहाँ पे 1 मिली एम्पियर है, तो इसलिए पावर डेसिपेशन यहाँ पे 6 मिली वॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मिली वॉट यहाँ पे पावर डिसिपेट हो रहा है। और यही डर है कि अब देखो सीधे यदि मैं 18 करता हूं तो यहाँ पे 3 वोल्ट 9 मिली वॉट हो जाएगा, यदि मैं 20 करता हूं तो उसी तरह से बढ़ता रहेगा, और आपको दिखेगा कि इसमें भी जो पावर लॉस है वो इसको डैमेज कर सकता है, इसलिए अपर में लिमिटेशन आएगा। तो देखो जब डीप डाइव कर रहे हैं तो हमें और भी चीजें पता चल रहा है कि ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, इसमें पावर लॉसेस हो रहा है, और पावर लॉस यदि बढ़ेगा तो एक लिमिट होगा जहां तक ये सस्टेन कर सकता है, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। इसी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और हमने कर दिया कि चलो यदि मैं इसी क्वेश्चन में ये कहता हूं कि 20% से मैंने यदि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, मतलब 15 में एक प्लस कर दिया 20%, मतलब 15 का 20% कितना हो जाएगा? 20/100, 5 से ये 5 और ये हो जाएगा 3, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट हो जाएगा। तो 18 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने अभी देख लिया है। 18 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो VCE आएगा, ये इसी कितना आ जाएगा? ये 18 माइनस 9, मतलब 9 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा, ये तो 9 वोल्ट आपका ऑलरेडी है ही, क्योंकि बाकी चेंज नहीं हुआ था, मैंने 18 वोल्ट का अभी आपको दिखाया है। ये करंट आपके पास में 1/4 मिली एम्पियर है ही, और ये करंट आपके पास में 3/4 मिली एम्पियर है ही। सो इसका मतलब ये करंट आपके पास में 1 मिली एम्पियर है ही, इसलिए यहाँ पे पावर डिसिपेशन जो पूछा गया है वो डेफिनेटली 9 इंटू 1 9 मिली वॉट होगा ही होगा। सो अब इसमें परसेंटेज चेंज देखना है कि 6 से 9 मिली वॉट हुआ है तो कितना परसेंट चेंज हुआ। हम यदि इसके आंसर को निकालने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपली हम ये कह सकते हैं कि 3 का इसमें इंक्रीमेंट है, और पहले 6 था इंटू 100, तो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट इसमें हो गया, जिसको यदि 2 करते हैं तो 50% से इसमें 50% जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है लॉस का। तो यहीं पे डरने वाली बात है, यहीं पे डरने वाली बात है कि यदि मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो यहां पे हमारा 50% इंक्रीज हो जाता है, वो लॉस में हो जाता है, लॉस में 50% का इंक्रीमेंट हो जाता है, जो कि डरावनी चीज है। वो बीजेटी को बर्न कर सकता है, और इधर के लॉसेस को हमने देखा ही नहीं। तो देखो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्या बताया कि एक हर एलिमेंट का बिहेवियर यदि ग्रुपिंग कर दोगे तो भी सेम रहेगा, और उसी को बेस मानते हुए कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर दिया। और आज के बाद आप बाकी सर्किट में भी ढूंढोगे, देख के डर नहीं लगेगा कि हाँ बीजेटी ऑप एम्प ये सारा चीज लगा दिया तो मैं कैसे सॉल्व करूं, मन करेगा कि सॉल्व करूं। ये एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है, और मैं इसी तरह से सारे सिलेबस को डिवाइड कर रखा हूं। ठीक है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक ये पढ़ाई लिखाई में एमटेक और PhD और ये सारी चीज IIT रुड़की से कर रखा हूं, वहां से है, जो भी मैं साइंटिस्ट रहा हूं उसका एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, SDO रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और इतने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस, उस सारी चीज को मैं आपको इंस्टिल करना चाह रहा हूं, और मैं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैं हर चीज को थोड़ा जो एक्सपीरियंस है आपको वो महसूस होना शुरू हो गया होगा। देखो मेरे इंट्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे लेक्चर फ्लो कैसा होगा वो 5 पार्ट में मैंने पूरे लेक्चर को जो नेटवर्क का लेक्चर है उसको डिवाइड कर रखा है। उस पूरे 5 पार्ट को जैसे चैप्टर वाइज होता है, थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस होना चाहिए, इसलिए फ्रेश आइडिया से चैप्टर और ये सब ना करके मैंने सेंट्रल कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। पूरे सिलेबस को सेंट्रल कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट मेरा क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो एलिमेंट
करंट का बिहेवियर होता है वो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट हो गया। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी तरह से जैसे एक कोई रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो I टाइम्स ऑफ R होगा। इसके ये हो गया ओम्स लॉ के अक्रॉस में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं या कंबाइन करके, तो इसी को हम सेंट्रल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो डीसी सर्किट में मेरे पास मैंने 10 डिफरेंट सेंट्रल कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर रखा है और एसी सोर्स में मैंने फर्दर 11 डिवाइड कर रखा है। टोटल मिलके 21 सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन ले लो, कहीं न कहीं यहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसी के इर्द-गिर्द मॉडिफाई करके आते हैं। और मॉडिफिकेशन जो मैंने अभी आपको समझाया, वो आपको आइडिया है, तो क्वेश्चन आने से पहले आपके पास ये रहेगा कि अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे अप्रोच में कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये पूरा सिलेबस है। मैं ये भी करता हूँ, जैसे कोई भी सर्किट को सॉल्व करना है। अब ये सर्किट को यदि मुझे सॉल्व करना है, तो मैं एक मेथड से क्यों सॉल्व करूँ? मैं सारे मेथड से क्यों ना सॉल्व कर दूँ? ताकि मुझे एक रिलेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस हमें पता चल जाए कि किस तरह के सर्किट में कौन-सा अप्रोच बहुत बढ़िया होता है, या ये अप्रोच क्यों डेवलप किया गया। जब हमारे पास केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ है, तो मेश एनालिसिस क्यों आया? हमारे पास नोडल एनालिसिस क्यों आया? थेवेनिन क्यों आया, या थेवेनिन क्या सोच के अपना थ्योरम दिया है, नॉर्टन क्यों आया, सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों आया, सारे से एक ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार होल्ड रहेगा, मतलब होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ रहे हो, उसका दूसरा स्टेज होता है होल्ड करना। सारे सिलेबस के बाद भी आपको पूरा सिलेबस एट अ टाइम याद है, वो चीज स्टेप पे लाने के लिए ऐसे मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कराऊंगा। जो भी मेथड हमारे पास रहेगा उसका स्टेप्स आपके पास में बहुत ही प्रॉपर्ली, क्लीन एंड क्लियर तरीके से मैं लिख के आपको दूंगा, ठीक है? कोई भी टॉपिक यदि मैं उठा लेता हूं, तो उसके जितने भी एक्सपेक्ट हो सकते हैं, जितने भी एक्सपेक्ट हो सकते हैं कि ग्राफ कहां से आया, क्यों बता रहा है, क्या है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्या है इस पूरे टॉपिक में आपका मस्ट रिमेंबर वाला पोर्शन, क्या है ना? कौन कौन से आपके पास में जो मैथमेटिकल पार्ट है वो कैसे है, वो पॉइंट वाइज करके ये सारा चीज मैं आपको दूंगा। उसके बाद उसका समरी पार्ट होगा, और उसके बाद क्वेश्चंस। ऑब्वियस सी बात है, जब समरी हो जाएगा तो समरी में हम समटाइम जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज है, मैं सारा चीज का यूज करता हूं। जैसे ये पूरा आरएलसी सर्किट है, तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं इसका तो क्या होगा, वोल्टेज चेंज करता हूं तो क्या होगा, आरएलसी चेंज करता हूं तो क्या होगा, इसका पूरा एक तरह से एनिमेशन में आपको बताऊंगा। ये सारा चीज बहुत एक तरह से कह सकते हो कि आपको जो मैंने शुरुआत में कहा कैसे पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने कहा था कि मिठाई देख के जैसे मुंह में पानी आता है, वैसे ही आएगा आपको ये देख के, ठीक है? तो ये एनिमेशन जहां रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितना एनिमेशन रिक्वायर्ड है सारे एनिमेशंस को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है? सो ये सारे चीज होगा। उसके बाद क्वेश्चंस, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टार्ट में हमेशा एई जेई के क्वेश्चन से करता हूं, क्योंकि वो बेस हो गया। आप कह सकते हो कि ये लेवल 0 हमारे पास में है, जिसमें आपके पास में एसएससी जेई का क्वेश्चन है। वहां से उठ के हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और एई जेई के क्वेश्चन पूरा करने के बाद में गेट के क्वेश्चन को उठाएंगे, जो सबसे बढ़िया। गेट का क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल और प्रिसाइज और बहुत बढ़िया होता है, वहां पे उसके क्वेश्चन को करेंगे, है ना? गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब सारे पूरा पैकेज जो प्रीवियस ईयर का है, उस टॉपिक से दिया गया है, वो सब सारी चीज मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। मैं जैसे एलिमेंट कॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके बेस उस पे कितने न्यूमेरिकल है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को हम लोग क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है? जो जिस दरमियान में मैं सारा इस कोर्स को लेने वाला हूं, उसी में पूरा चीज को ये कवर कर लेंगे, ठीक है? ये सारे इस तरह के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। बाकी जितने भी इनोवेटिव क्वेश्चंस होगा, जो भी होगा, जितने भी आपके पास नोट्स होने चाहिए प्रॉपर, वो सारी चीज के साथ आपको मैं इस प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।